हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू परचम क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, 18 अप्रैल 2026 लोकसभा नई दिल्ली पार्लियामेंट में एक वोट हो रहा था। एक बिल था द कॉन्स्टिट्यूशनल 131st अमेंडमेंट बिल 2026। एक बिल जिसका काम था एक साथ तीन काम करना। लोकसभा की सीट्स 543 से बढ़ाकर 850 करना, डिलिमिटेशन को फास्ट ट्रैक करना और सबसे इंपॉर्टेंट विमेन रिजर्वेशन को 2029 के इलेक्शंस में लागू करना। ये एक बड़ा ही हिस्टोरिक मूवमेंट हो सकता था। एक बिल जो 2023 के सपने को 2029 में हकीकत बना सकता था। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर नंबर आए। हाउस स्ट्रेंथ थी उस समय 528। हाउस स्ट्रेंथ थी उस समय 528। रिक्वायर्ड फॉर ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट स्पेशल मेजोरिटी आपको चाहिए थी, जिसके लिए आपको लगभग 352 वोट्स जो चाहिए थे। एक्चुअल वोट्स कितने पड़े इस बिल के फेवर में? एक्चुअल वोट्स पड़े 298 इस बिल के फेवर में। चाहिए कितने थे? 352 चाहिए थे और टोटल हाउस की स्ट्रेंथ कितनी थी? 528। इसका मतलब बिल डिफीटेड। फ्लोर के ऊपर बिल जो था वो गिर गया। ऑफिशियली, पब्लिकली, पेनफुली ये बिल जो है वो आगे नहीं बढ़ पाया। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं बन पाया। और जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल गिरा, उसके साथ लिंक्ड दो और बिल्स भी ऑटोमेटिकली ही विड्रॉ करने पड़े। यानी कि डिलिमिटेशन बिल 2026 विड्रॉ करना पड़ा, यूटी लॉज अमेंडमेंट बिल 2026 वो भी विड्रॉ करना पड़ा। एक पूरा पैकेज एक झटके में ही खत्म हो गया। और उस रात जो महिलाएं पिछले कई सालों से, कई दशकों से एक बिल का इंतजार कर रही थी, उनका वेट जो है वो और भी ज्यादा लंबा हो गया। जो महिलाएं विमेन रिजर्वेशन कानून को धरातल पर लागू होना देखना चाहती थी, उनका इंतजार और भी ज्यादा लंबा जो है वो हो गया। तो स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी ये वीडियो है यहीं से शुरू होती है। एक बिल जो डिफीट हो गया उससे शुरू होती है और हम समझेंगे इस पूरी वीडियो के अंदर व्हाई दिस बिल फेल्ड, व्हाट इट वाज ट्राइंग टू डू, और इस फेलियर के पीछे की पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल, डेमोग्राफिक और फिस्कल कहानी क्या है। क्योंकि ये सिर्फ एक वोट नहीं था, ये इंडिया का एक मिरर था। और चलते हैं इस मिरर के अंदर और समझते हैं सारी की सारी कहानी को। सबसे पहले बात करते हैं दी 131 अमेंडमेंट बिल के बारे में। क्या था इस 131st अमेंडमेंट बिल के बारे में, जो कि हर एक न्यूज़पेपर की हेडिंग के ऊपर आपको देखने को मिला। हर जगह इस बिल के बारे में चर्चा हो रही थी कि ये बिल जो है वो डिफीट हो गया है और एनडीए जो भी पावर में है वो इस बिल को दोबारा रिवाइव करने के लिए कोशिश करने वाली है। ऐसा प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी अपने मुंह से बोलने का काम किया। पहले समझते हैं पहले समझते हैं कि आखिर था क्या इस बिल के अंदर। क्योंकि बहुत लोग जो है वो 850 सीट सुन के ही रुक गए होंगे वहीं पर, पूरी पिक्चर उन्होंने देखी ही नहीं होगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, तीन बिल्स आए थे, लेकिन एक ही पैकेज के अंदर सभी के सभी तीन बिल्स जो थे वो पेश हमारे सामने किए गए थे। कॉन्स्टिट्यूशनल 131st अमेंडमेंट बिल 2026 पार्लियामेंट ने अटेम्प्ट किया इसको पास करने का। इसका गोल क्या था? लोकसभा की सीटों को 543 से बढ़ाकर 850 करना, साथ में हमारे डिलिमिटेशन के प्रोसेस को फास्ट ट्रैक करना, 2011 के सेंसस के डाटा का इस्तेमाल करवाकर डिलिमिटेशन को पूरा करना और उसके साथ विमेन रिजर्वेशन बिल को 2029 पे ही लागू कर देना। एक मिशन 2029 के इलेक्शन से पहले ही विमेन रिजर्वेशन इंप्लीमेंट करना भी इस बिल का ही एक मिशन था। सबसे पहले अगर हम बात करें बिल नंबर 1 की, जो बिल नंबर 1 हमारे सामने पेश हुआ, जिसको हम ये बोल रहे हैं दी 131st अमेंडमेंट बिल, आखिरकार इस बिल के अंदर सारी चीजें क्या थी? सबसे बड़ा यही बिल था इस पूरे के पूरे पार्लियामेंट्री प्रोसीजर के अंदर। 131st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, इसके चार बड़े प्रपोजल्स थे। इसके चार बड़े प्रपोजल्स थे। एक एक करके इन सभी प्रपोजल्स को अगर मैं आपको बताना शुरू करूं तो ध्यान से सुनना। 131st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के चार बड़े प्रपोजल। सबसे पहला प्रपोजल था लोकसभा की सीट्स जो 543 हैं, इस नंबर को बढ़ाकर 850 सीट्स कर देना। इसका पहला प्रपोजल था। इस 850 में से 815 सीटें जो हैं वो हमारे स्टेट्स में से आनी थी और बची हुई जो 35 सीटें हैं वो हमारी यूनियन टेरिटरीज में से आनी थी। ये इसका पूरा का पूरा ब्रेकअप था। ठीक है। इसका दूसरा एम क्या था? इस बिल का दूसरा एम था आर्टिकल 82 को चेंज करना। आर्टिकल 82 की कुछ वर्डिंग्स है, उसको चेंज करने के लिए भी ये बिल इंट्रोड्यूस किया गया था। ध्यान से सुनो। आर्टिकल 82 की कुछ मार्जिनल हेडिंग थी, जैसे कि इसमें लिखा हुआ था इसकी हेडिंग के अंदर री एडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस। आर्टिकल 82 कहता है री एडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस, यानी कि जितनी भी हमारी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, हर एक नए सेंसस के बाद उनका डिलिमिटेशन करना जरूरी है, उनकी री एडजस्टमेंट करनी जरूरी है। यह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पहले से ही मेंशन था।
इसको चेंज करने के लिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 131 के अंडर एक अमेंडमेंट पेश की गई थी और इस री एडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस के जगह री एडजस्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज यानी कि सेंसस शब्द इसके अंदर से हटाने का काम जो था वो पार्लियामेंट में जो था वो प्रपोज किया गया था। यानी कि आपका जो डीलिमिटेशन है और सेंसस है इन दोनों को आपस में डीकपल करने के लिए इसके अंदर पेशकश की गई थी। पहले क्या होता था, आर्टिकल 82 के अकॉर्डिंग होना क्या चाहिए था एक्चुअली कि हर एक सेंसस के बाद डीलिमिटेशन होगी, हर एक सेंसस के बाद रीएडजस्टमेंट होगी। इसमें चेंज करके क्या करने वाली थी सरकार आर्टिकल 82 में कि रीएडजस्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, इसमें से सेंसस शब्द हटा देना था यानी कि सेंसस और रीएडजस्टमेंट को, सेंसस और डीलिमिटेशन को डीकपल कर देना था। ठीक है, इसके बाद तीसरी अमेंडमेंट इसके अंदर क्या पेश की गई थी? तीसरी अमेंडमेंट थी कि जो डीलिमिटेशन का प्रोसेस है, डीलिमिटेशन यानी कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रीएडजस्ट करने का जो प्रोसेस है जो कि 2026 के बाद होने वाले सेंसस के बाद जाकर पेश होगा, उसको फास्ट ट्रैक करना और 2026 के बाद वाले सेंसस की जगह इस डीलिमिटेशन प्रोसेस के लिए 2011 के सेंसस का डाटा ही इस्तेमाल करना, ये इसका तीसरा सबसे बड़ा प्रपोजल था। अभी क्या है ना, अभी एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, आगे इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास करवाया था जिसके अकॉर्डिंग जो अगला डिलिमिटेशन है वो 2026 के बाद जो लेटेस्ट सेंसस होगा उसके बाद होने वाला है। लेकिन इस 131st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में मोदी सरकार ये लेकर आई कि जी नहीं, हम इतना वेट नहीं करना चाहते, हम डीलिमिटेशन कमीशन एस्टेब्लिश करेंगे जो 2011 के सेंसस के डाटा के अकॉर्डिंग ही देश के अंदर री एडजस्टमेंट करने का काम करेगा। हम 2027 में जो सेंसस होने वाला है उसका डाटा आने का इंतजार नहीं करेंगे, उसके बाद डिलिमिटेशन प्रोसेस को शुरू नहीं करेंगे, हम इसको फास्ट ट्रैक कर देना चाहते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर एक और चीज थी, आर्टिकल जो हमारा 334A है, इसका चौथा प्रपोजल था जो हमारा आर्टिकल 334A है उसको अमेंड करना ताकि विमेन रिजर्वेशन जो है वो 2029 के इलेक्शन से ही भारत के अंदर लागू हो जाए, भारत में शुरू हो जाए, हमें 2034 तक का वेट ना करना पड़े। ये चार प्रपोजल्स, 543 सीट्स को 850 करना, आर्टिकल 82 जो सेंसस के साथ जुड़ा हुआ है, रीएडजस्टमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, डीलिमिटेशन और जो आपका सेंसस का डाटा है उसको डीकपल करना, डीलिमिटेशन प्रोसेस के लिए 2027 के सेंसस का इस्तेमाल ना करते हुए 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग डीलिमिटेशन करवाना, एंड आर्टिकल 334A जो विमेन रिजर्वेशन से डील करता है उसको 2029 के लोकसभा इलेक्शंस के अंदर ही लागू कर देना। ये चार प्रपोजल्स हमारे सामने थे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 131 के अंदर। ठीक है, हुआ क्या, ये 131 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो था ये पास नहीं हो पाया, ये फेल हो गया, इसको मंजूरी नहीं मिली सरकार से, या फिर पार्लियामेंट से इसको मंजूरी नहीं मिली, सरकार से तो मंजूरी इसको पहले ही मिल चुकी थी। स्पेशल मेजोरिटी चाहिए थी पार्लियामेंट में इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को पास करने के लिए अंडर आर्टिकल 368 यानी कि 352 सीटों के या 352 वोट्स जो थे वो इसके फेवर में गिरने चाहिए थे लोकसभा के अंदर। ऐसा नहीं हुआ, सिर्फ 298 वोट्स ही इसके फेवर के अंदर आए जिसके चलते ये बिल डिफीट हुआ। जब ये बिल डिफीट हुआ तो इसके साथ जो दूसरा बिल अटैच था वो भी डिफीट हो गया और जो तीसरा बिल इसके साथ अटैच था यूनियन टेरिटरीज लॉज बिल वो भी डिफीट हो गया। इसके बारे में भी मैं अगर आपको बताऊं, जो बिल नंबर 2 था डिलिमिटेशन बिल 2026, ये था एग्जीक्यूशन मशीनरी इस पूरे प्रोसेस की। 2002 वाले डीलिमिटेशन एक्ट को ये रिप्लेस करना चाहता था। 2002 में जैसे मैंने आपको बताया अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भी एक डीलिमिटेशन कानून आया था, उसको ये रिप्लेस करना चाहता था। एक नई डिलिमिटेशन कमीशन इसके अंडर बनने वाली थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज एज चेयरपर्सन होने थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर उसके अंदर मेंबर होने थे और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर भी इसके अंदर मेंबर होने थे। 3 मेंबर बॉडी ये होने वाली थी। इसको भी डिफीट कर दिया गया, इसको विड्रॉ कर लिया गया, ये भी पास नहीं हो पाया। इसके पास पावर ऑफ सिविल कोर्ट भी होनी थी और ये कमीशन जो है डिलिमिटेशन कमीशन 2011 के सेंसस के बेसिस पर कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रीड्रॉ करने वाली थी। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और विमेन रिजर्व्ड सीट्स भी ये डिसाइड करने वाली थी। इसके ऑर्डर फाइनल होने थे और कोर्ट में चैलेंज नहीं किए जा सकते थे। ये एक ऑर्डिनरी बिल होने वाला था, इसको सिंपल मेजोरिटी से ही पास करवाना था, लेकिन क्योंकि 131 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास नहीं हो पाया तो सरकार को इसको भी विड्रॉ करना पड़ा, क्योंकि इसके अंदर कई सारी चीजें जैसे कि 2011 के सेंसस वाली जो बात है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन करने
के लिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आया था, अगर यही पास नहीं हो पाया तो इसका कोई मतलब बचता नहीं था। इसके बाद तीसरा बिल था यूनियन टेरिटरीज लॉज अमेंडमेंट बिल 2026। ये भी एक एनेबलिंग लेजिस्लेशन थी। दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी में भी यही चेंजेस जो पूरे देश के अंदर डिलिमिटेशन के थ्रू होने वाले थे, जो सीट्स बढ़ने वाली थी, जो विमेन रिजर्वेशन आने वाला था, उसको यूनियन टेरिटरीज में लागू करने के लिए इसको पेश किया गया था। यह भी एक ऑर्डिनरी बिल था, लेकिन यह भी विड्रॉ करना पड़ा सरकार को। तीन बिल्स एक साथ, जैसे आप एक ही दुकान पर जाओ, वहीं से ही आपने घर का फर्नीचर भी खरीद लिया, घर का पेंट का सामान भी खरीद लिया, घर की इलेक्ट्रिकल फिटिंग भी आपने खरीद ली, एक ही ट्रिप में आपने सब कुछ उठा लिया। प्लानिंग बहुत एफिशिएंट थी सरकार की, लेकिन सरकार की ये प्लानिंग सफल नहीं हो पाई, क्योंकि ये तीनों ही बिल जो है वो सरकार के लिए पास नहीं हो पाए। 18 अप्रैल 2026 को वोट हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल 131st अमेंडमेंट बिल वोट्स के लिए पेश किया गया। हाउस की स्ट्रेंथ थी 528, और कितने वोट चाहिए थे अंडर आर्टिकल 368? 352 वोट चाहिए थे। एक्चुअल वोट्स कितने मिले? 298 वोट्स मिले। और क्योंकि ऑपोजिशन मेंबर्स अक्रॉस पार्टीज एक कोर आर्ग्यूमेंट के ऊपर यूनाइटेड थे, जिसके चलते ये सारा का सारा प्रोसीजर जो है वो पास नहीं हो पाया। सारी ऑपोजिशन पार्टी जो थी वो एक कोर आइडिया पर एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई थी। क्या था वो कोर आइडिया? पॉपुलेशन बेस्ड डिलिमिटेशन जो होने वाली है देश के अंदर, वो हमारे देश के सदर्न स्टेट्स को पनिश करेगा। जो साउथ के हमारे स्टेट्स हैं, उनकी जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है हमारी लोकसभा के अंदर, वो कम हो जाने वाली थी इस डिलिमिटेशन प्रोसेस के कारण। इसी के चलते ऑपोजिशन ने इसका विरोध किया और इसको पास नहीं होने दिया। विमेन रिजर्वेशन और डिलिमिटेशन को एक साथ बंडल कर दिया गया था, इसका भी विरोध किया ऑपोजिशन पार्टीज ने, जिसके चलते पास नहीं हो पाया। इनका कहना था ऑपोजिशन का, विमेन रिजर्वेशन को अभी दे दो, एग्जिस्टिंग 543 सीट्स के अंदर ही दे दो, डिलिमिटेशन प्रोसेस के साथ उसको मत जोड़ो, हम तब इसको पास करवाने के लिए आपकी मदद करेंगे। लेकिन सरकार भी नहीं मानी, ऑपोजिशन भी नहीं मानी, बिल पास नहीं हो पाए। जो हमारे साउथ के स्टेट्स हैं और जितनी भी साउथ के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे वो डीएमके हो तमिलनाडु की, एआईडीएमके हो, टीआरएस हो, लेफ्ट पार्टीज हो, अक्रॉस पॉलिटिकल लाइंस एक बात पर यूनाइटेड थे और उनके पास फ्लोर पर नंबर भी थे, जिसके चलते यह बिल गिर सकता था। तो यह था 2026 का एक बड़ा ही ड्रामेटिक चैप्टर। लेकिन अभी अगर तुम समझना चाहते हो कि सदर्न स्टेट्स ने इतनी स्ट्रांगली इस पूरे प्रोसेस को क्यों विरोध किया, तो इसके लिए हमें 2023 तक जाना होगा। हमको विमेन रिजर्वेशन बिल को भी अच्छे से समझना होगा, फिर हमको 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तक जाना होगा, 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तक जाना होगा। हमको इतिहास के पन्नों को पलटना पड़ेगा, ताकि हमको ये पूरी कहानी जो है वो समझ में आ सके कि आखिरकार सदर्न स्टेट जो है वो क्यों विरोध कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले हम स्टार्ट कहां से करेंगे? हम स्टार्ट करेंगे 106th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ, जो 2023 के अंदर पास हो चुका है। पहले इसको समझेंगे और फिर स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे, ताकि ये पूरा इशू जो है वो हमें क्लियर हो पाए। तो सबसे पहले इसकी बात अगर हम करें, सितंबर 2023 की बात है, सितंबर 2023 की बात है, पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाया गया। सरकार ने तब पास करवाया विमेन रिजर्वेशन बिल। ठीक है, विमेन रिजर्वेशन बिल, जिसको हम नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से भी जानते हैं हिंदी के अंदर, नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से भी। इसके अंदर क्या था? विमेन रिजर्वेशन पास होना था, यानी कि 1/3, यानी कि 33% जो हमारी लोकसभा के अंदर एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के अंदर जो सीट्स हैं, 33% उन सीट्स को रिजर्व कर दिया जाना था, महिलाओं के लिए रिजर्व कर दिया जाना था। एक बड़ा ही हिस्टोरिकल मूवमेंट था, कोई डाउट नहीं है इसके अंदर, बहुत अच्छी बात है ये महिलाओं के लिए रिजर्वेशन। इस बिल का सपना राजीव गांधी के जमाने से देखा जा रहा था। 1996 में एचडी देवेगौड़ा जब प्रधानमंत्री थे, उनकी सरकार ने पहली बार इस बिल को इंट्रोड्यूस किया था। तब से 27 सालों तक ये बिल जो था वो अटका रहा, और फाइनली 2023 में फाइनली ये पास जो है वो लोकसभा से हो गया। यहीं पर असली ट्विस्ट भी आ गया। पर ये पास तो हो गया, लेकिन ये रिजर्वेशन लागू कब होगी? महिलाओं को विमेन रिजर्वेशन मिलेगी कब? तुमने सोचा होगा अभी से ही लागू हो जाएगी, अभी से ही मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, या अगले इलेक्शन से मिल जाएगी। जी नहीं, बिल के अंदर एक कंडीशन लिखी थी जो बहुत लोग पहली बार पढ़कर भी मिस कर जाते हैं। यह रिजर्वेशन लागू होगी तब जब दो चीजें देश के अंदर हो जाएंगी। 106th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, विमेन रिजर्वेशन, नारी वंदन शक्ति अधिनियम तब लागू होगा जब भारत में दो चीजें हो जाएंगी। पहली, जब भारत के अंदर 2026 के बाद नया सेंसस हो जाएगा। जैसे ही नया सेंसस कंप्लीट होगा, पहली कंडीशन जो है वो पूरी हो जाएगी,
विमेन रिजर्वेशन को लागू करने के लिए। दूसरी कंडीशन है, इस नए सेंसस के बिहाफ के ऊपर नेशन वाइड डिलिमिटेशन होनी चाहिए। यानी कि सेंसस क्या कर रहा है, सेंसस जो है एक ताला खोल रहा है डिलिमिटेशन के लिए। जब सेंसस हो गया, डिलिमिटेशन हो गया, तब एक और ताला खुलेगा और ये बिल जो है वो पास हो जाएगा या इंप्लीमेंट हो जाएगा और विमेन को लोकसभा के अंदर एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के अंदर रिजर्वेशन जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, समझे? बस जब तक ये दो नहीं होते हैं, विमेन रिजर्वेशन सिर्फ कागज पर ही रहेगी, रियलिटी में लागू नहीं होगी। और सेंसस जो है 2027 से पहले हो नहीं सकता है, डिलिमिटेशन सेंसस से पहले नहीं हो सकती है। रियलिस्टिक एस्टिमेट ये है कि 2034 के आसपास विमेन रिजर्वेशन जो है वो जाकर इंप्लीमेंट हो पाएगा, वो भी तब अगर सब कुछ स्मूथ चलता रहा तो। मतलब सरकार ने आपके लिए घर तो बना दिया, आपको चाबी देने से पहले सरकार बोल रही है कि पहले मुझे पूरे देश का, पूरे शहर का नक्शा बदलने दो, उसके बाद मैं तुमको चाबी दूंगा। भले ही तुम्हारा घर बना हुआ है, तुम इस घर के अंदर जाकर रह नहीं सकते हो। और वो घर का नक्शा, शहर का नक्शा कब बदलेगा? 2034 के अंदर शहर का नक्शा जो है वो जाकर बदलेगा। तो समझे, ये दो नई टर्म्स भी अगर तुमको थोड़ी दिक्कत हो रही है सेंसस को समझने में और डिलिमिटेशन को समझने में, तो इन दोनों नई टर्म्स को भी मैं तुमको समझा देता हूं कि इनका आखिरकार मतलब क्या है। देखो, सेंसस यानी कि जनगणना, सेंसस यानी कि जनगणना जो भारत में हर 10 साल के बाद सरकार करवाती है। रूल तो यही है कि हर 10 साल के बाद सरकार को सेंसस करवाना है, भारत की जनगणना करवानी है। लास्ट सेंसस हमारा 2011 में हुआ था, 10 साल के बाद 2021 में अगला सेंसस हमारा होने वाला था। लेकिन तब कोविड-19 चल रहा था, तो सरकार ने बोला कोविड-19 के दौरान हम ये नहीं करवा सकते हैं, तो उसके चलते इसका प्रोसेस थोड़ा डिले हुआ और अभी तक जो नया सेंसस होने वाला है वो पेंडिंग है। और डिलिमिटेशन क्या होता है वो भी मैं अगर तुमको बताऊं, अगर नहीं तुम्हें समझ में आया अभी तक डिलिमिटेशन क्या होता है, तो इसके बारे में भी बेसिक इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास होनी चाहिए। डिलिमिटेशन यानी कि पार्लियामेंट्री और असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो हमारी हैं, उनकी बाउंड्रीज और उनकी सीट काउंट को दोबारा ड्रॉ करना। नई पॉपुलेशन डाटा के हिसाब से हमारी पार्लियामेंट्री और असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बाउंड्रीज और उनके सीट काउंट को दोबारा ड्रॉ करना, नए पॉपुलेशन, नए सेंसस के डाटा के अकॉर्डिंग। मतलब अगर बिहार की पॉपुलेशन बढ़ गई तो उसकी लोकसभा में सीट्स भी बढ़ जाएंगी, और अगर तमिलनाडु की पॉपुलेशन रिलेटिवली स्टेबल रही तो उसकी सीट्स कम तो नहीं होंगी, लेकिन उसका प्रोपोर्शनल शेयर जो होगा हमारी लोकसभा के अंदर वो श्रिंक हो सकता है। और ये जो डिलिमिटेशन कमीशन होता है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं होती है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी होती है। ठीक है, इससे पहले ये 4 बार भारत के अंदर इसका गठन हो चुका है। 1952 में पहली बार भारत के अंदर डिलिमिटेशन हुआ था, 1952 के बाद 1963 में दूसरा डिलिमिटेशन हुआ था, इसके बाद 1973 में तीसरा डिलिमिटेशन हुआ था, और चौथा डिलिमिटेशन जो है वो 2002 में हुआ था। और उसके बाद भारत के अंदर एक भी डिलिमिटेशन नहीं हुआ है, क्योंकि 2002 में इस डिलिमिटेशन के प्रोसेस को 2026 तक के लिए रोक दिया गया था और बोला गया था कि 2026 के बाद जो सेंसस होगा भारत के अंदर, उस सेंसस के अकॉर्डिंग डिलिमिटेशन जो है वो फ्यूचर के अंदर करवाई जाएगी। लेकिन ये 4 बार पहले हो चुका है। यूपीएससी प्रीलिम्स में इसके ऊपर पहले क्वेश्चन आया था, प्रीलिम्स के अंदर सवाल इसके ऊपर आ चुका है। ठीक है, अब अभी लोकसभा में 543 सीट्स हैं। ये 543 सीट्स जो है ना, जो हमने ये 1973 में जो डिलिमिटेशन हुआ है और इस डिलिमिटेशन को लेकर आने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी, उसके बेस पर 1973 में जब हमारा सेकंड लास्ट डिलिमिटेशन हुआ था, उसके बेस के ऊपर हमने अपनी लोकसभा की सीट्स को 543 नंबर के ऊपर फिट कर दिया था, जोड़ दिया था। 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं, पॉपुलेशन भारत में बड़ी है, रिप्रेजेंटेशन करने के लिए लोग आज भी उतने ही हैं। 543 लोग ही हमारे को लोकसभा के अंदर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जबकि आबादी पिछले 50 सालों के अंदर कहां से कहां पहुंच चुकी है। मतलब यूपी की आज की 25 करोड़ की पॉपुलेशन भी 80 सीट्स से ही रिप्रेजेंट हो रही है, जितनी 1971 में रिप्रेजेंट हो रही थी। और तमिलनाडु भी अपनी 1971 की पॉपुलेशन के हिसाब से ही रिप्रेजेंट हो रहा है, जैसे 1971 में हो रहा था। जब नई सेंसस आएगी, डिलिमिटेशन होगी, सीट्स का पूरा खेल बदल सकता है। और यही है वो नॉर्थ साउथ टेंशन जिसने 131st अमेंडमेंट बिल को डिफीट करवा दिया। पर रुको, ये 1971 में हमने इस पूरे डिलिमिटेशन प्रोसेस को, और फिर बाद में 2001 में भी इस पूरे डिलिमिटेशन प्रोसेस को हमने फ्रीज क्यों किया था?
2026 तक हमने फ्रीज क्यों किया था? यही आता है हमारा एक और बड़ा हिस्टोरिकल चैप्टर और दो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो डायरेक्टली अपने यूपीएससी एग्जाम या किसी भी स्टेट सर्विसेज एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसको थोड़ा और मैं इलेबोरेट कर देता हूं, थोड़ा और इसकी डिटेल में चला जाता हूं, आपको थोड़ा और समझाने का काम मैं करता हूं। सबसे पहले यहां देखेंगे हम, देखो साल है 19 आपका साल है 1970s 1970s का जो डिकेड है वो चल रहा है, ठीक है। इमरजेंसी का पीरियड जो है वो चल रहा है। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी जो है वो देश के अंदर लगाई हुई है। प्रेस बंद है, ओपोजिशन जेल में है, पार्लियामेंट प्रैक्टिकली एक रबर स्टैंप बन चुका है। इस माहौल में पार्लियामेंट ने पास किया दी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। दी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पार्लियामेंट ने पास किया। इंदिरा गांधी की सरकार थी। और क्या किया इस कानून ने, इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने, जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं, इसमें बहुत सारी चीजें थी पर एक चीज बहुत खामोश तरीके से इसके अंदर घुसा दी गई थी, हमारे संविधान के अंदर घुसा दी गई थी, और वो था डीलिमिटेशन प्रोसेस को फ्रीज करना। इस 1976 की 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने डीलिमिटेशन को फ्रीज कर दिया, 2001 तक के लिए फ्रीज कर दिया, और कोई नई डिलिमिटेशन नहीं होगी 1971 के बाद। यानी कि 1971 के सेंसस के बाद जो डिलिमिटेशन हुई थी वही फाइनल डिलिमिटेशन रहेगी 2001 तक। इसी के अकॉर्डिंग सीट जो है वो देश के अंदर चलेंगी, इसी के अकॉर्डिंग इलेक्शंस होंगे, ठीक है। पहले बार इंदिरा गांधी ने 1971 के सेंसस डाटा को बेस बनाया, बेसलाइन सेंसस डिक्लेयर किया, 1976 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करी, एंड 2001 तक के लिए इस पूरे के पूरे डिलिमिटेशन प्रोसेस को क्या कर दिया, फ्रीज कर दिया। इसके बाद क्या हुआ, इसके पीछे पर रीजनिंग क्या थी, क्यों इंदिरा गांधी ने ऐसा किया? इंदिरा गांधी ने ऐसा इसलिए किया कि जो सदर्न स्टेट्स थे ना हमारे, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, ये एग्रेसिवली फैमिली प्लानिंग इंप्लीमेंट कर रहे थे, ठीक है। गवर्नमेंट का कहना था कि अगर तुम्हें पॉपुलेशन कंट्रोल करनी है, तुम पॉपुलेशन कंट्रोल कर रहे हो और बदले में हम तुम्हारी सीट्स काटते लोकसभा के अंदर, तो कोई भी स्टेट जो है वो दोबारा फैमिली प्लानिंग नहीं करेगा। अगर बदले में सीट कट रही हैं लोकसभा के अंदर, तो हर स्टेट क्या चाहेगा कि उसकी आबादी ज्यादा से ज्यादा बढ़े, ताकि उसकी ज्यादा से ज्यादा सीट जो है वो लोकसभा के अंदर आए। लेकिन सरकार चाहती थी कि स्टेट जो है वो फैमिली प्लानिंग करें, पॉपुलेशन को कंट्रोल करें, तो ऐसे में उनको साबोटाज नहीं किया जा सकता था। तो इंदिरा गांधी ने क्या किया, इस डिलिमिटेशन प्रोसेस को फ्रीज कर दिया 1971 के डाटा के अकॉर्डिंग, सेंसस के अकॉर्डिंग। इसका मतलब क्लास में साइलेंस मेंटेन करो, टीचर तुम्हें रिवॉर्ड देगा। यहां स्टेट्स जो थे वो पॉपुलेशन का साइलेंस मेंटेन कर रहे थे, तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है भैया, तुम्हारी सीट्स अगर हम नहीं बढ़ा सके तो एटलीस्ट हम तुम्हारी सीट्स को घटने नहीं देंगे, ये तुम्हारे लिए हम रिवॉर्ड दे रहे हैं। तो 2001 तक फ्रीज हुआ। 2001 में क्या हुआ, अब 2001 आया तो फ्रीज खत्म होने वाला था। तब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। तब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने पास किया ये 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। द 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल बन गया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2001। इस अमेंडमेंट ने इस फ्रीज को 2026 तक आगे बढ़ा दिया और बोला कि 2026 के बाद जो नया सेंसस होगा उसके बाद कहीं जाकर दोबारा डिलिमिटेशन का प्रोसेस जो है वो भारत के अंदर करवाया जाएगा। रीजनिंग इसकी क्या थी, वही सेम रीजनिंग थी। सदर्न स्टेट्स अभी भी डेमोग्राफिकली स्टेबल थे, और एक नई बात, एक्यूरेट डिलिमिटेशन के लिए सेंसस डाटा प्रॉपरली प्रोसेस होना चाहिए था। 2001 में जो सेंसस हुआ था उसका डाटा अभी तक प्रोसेस नहीं हुआ था, इसके चलते डिलिमिटेशन अभी हो नहीं सकती थी। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने 25 साल का इसको धक्का लगा दिया और बोला अब 2026 के बाद जो नया सेंसस होगा ना, जिसकी नई सरकार होगी, वही इस सब चीज को देखेगी। लेकिन इसमें एक चीज मैं आपको बता दूं, यहां पर एक कंसेप्चुअल ट्रैप भी आता है। बहुत लोग सोचते हैं कि फ्रीज खत्म होगा तो सदर्न स्टेट्स की जो सीट्स है वो घटा दी जाएंगी। जी नहीं, जब ये फ्रीज खत्म होगा तो सदर्न स्टेट्स की जो सीट्स है वो घटाई नहीं जाएंगी। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि एग्जिस्टिंग सीट्स को कम कर दिया जाए। सीट्स सिर्फ बढ़ सकती है या फिर सेम रह सकती हैं, घटाई नहीं जा सकती हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ 2026 तक तो एक्सटेंड कर दिया, 1971 का बेस ही बनाया गया कि भैया सीटों का नंबर 543 ही रहेगा। लेकिन 2001 में 84th अमेंडमेंट ने एक चीज की कि स्टेट्स के अंदर इंटरनल एडजस्टमेंट हम करवा देंगे।
स्टेट्स के अंदर इंटरनल एडजस्टमेंट हम करवा देंगे, नंबर नहीं छेड़ेंगे हम सीट्स का। जिस स्टेट के पास जितनी सीटें हैं उतनी ही सीटें रखेंगे, नंबर उतना ही रखेंगे, बट इंटरनल एडजस्टमेंट करवा देंगे। वो इंटरनल एडजस्टमेंट जो हुआ स्टेट्स के अंदर 2001 में, वो 2001 के सेंसस डाटा के अकॉर्डिंग ही हुआ, वो 1971 के डाटा के अकॉर्डिंग नहीं हुआ। ये इसके अंदर ये भी एक छोटा सा ट्विस्ट जो है वो आता है, जो यूपीएससी प्रीलिम्स या स्टेट प्रीलिम्स एग्जाम्स के अंदर पूछा जा सकता है अपने से कि भैया फ्रीज तो 1971 के डाटा के अकॉर्डिंग, बट इंटरनल रीएडजस्टमेंट 2001 के सेंसस के डाटा के अकॉर्डिंग 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार करवाने का काम करती है। अब अपन वापस लौटते हैं कि अगर सीट कम नहीं होनी है, सीट्स का नंबर स्टेबल रहना है, यहां सिर्फ बढ़ना है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? किसी स्टेट की सीट्स तो कम हो ही नहीं रही हैं, तो फिर इसका विरोध क्यों किया जा रहा है? क्यों आखिरकार इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 131 को पास नहीं होने दिया? बात आती है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की। अब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? अगर पार्लियामेंट में सीटों का नंबर 543 से बढ़ाकर लेट से 800 सीट्स कर दिया जाए, और यूपी बिहार की पॉपुलेशन अब बहुत ज्यादा है, ये जो नई 200-250 सीट्स ऐड होंगी ना पार्लियामेंट के अंदर, यूपी बिहार की क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है, तो वो जो 200, 250, 300 नई सीट्स ऐड होंगी, उसमें ज्यादा कंट्रीब्यूशन, ज्यादा सीट्स जो है वो यूपी और बिहार को मिल जाएगी। तमिलनाडु को, केरल को, कर्नाटका को रिलेटिवली कम नई सीटें मिलेंगी। तमिलनाडु के पुराने 39 लोकसभा के सीट्स तो 39 तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन टोटल 800 में से या 850 में से तमिलनाडु का, कर्नाटका का, केरला का जो परसेंटेज शेयर है वो घट जाएगा। एक्चुअल नंबर्स अगर अपन देखें, देखो एक्चुअल नंबर्स अगर अपन देखें, अभी मान लो देखो यूपी की 80 सीट्स हैं, यूपी के पास अभी लोकसभा के अंदर 80 सीटें हैं, ठीक है, और टोटल हमारे पास अभी लोकसभा के अंदर 543 सीट्स हैं। तो इसका अगर हम परसेंटेज निकालें तो यूपी लोकसभा की 14.73% वॉइस को लीड करने का काम करता है, क्योंकि यूपी में 80 सीट्स हैं आउट ऑफ 543, तो लगभग 15% अपन मान लेते हैं कि यूपी से ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आते हैं। वहीं तमिलनाडु के पास 39 सीट्स हैं हमारी पार्लियामेंट के अंदर, यानी कि तमिलनाडु के पास पार्लियामेंट का लगभग 7.18% वॉइस का शेयर है, ठीक है। अभी भी यूपी के पास ज्यादा है, तमिलनाडु के पास कम है, बट ये 1971 के डाटा के अकॉर्डिंग है। अब लेट से हमारी पार्लियामेंट जो है वो एक्सपेंड हो जाती है, पार्लियामेंट के अंदर 850 सीटें जो है वो आ जाती हैं, तब क्या होगा? यूपी की सीट्स बढ़ेंगी, तमिलनाडु की सीट्स भी बढ़ेंगी, लेकिन यूपी की सीट्स अब टोटल लोकसभा की सीट्स का 14% से बढ़कर कितनी हो जाएंगी? 16% के आसपास हो जाएंगी। वहीं अगर हम तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु की सीट्स का जो ओवरऑल प्रोपोर्शन पहले 7% था, वो घटकर कितना हो जाएगा? वो लगभग 5.88% हो जाएगा। यही सेम सिनेरियो होगा कर्नाटका के साथ, यही सेम सिनेरियो होगा केरला के साथ, आंध्रा के साथ, सभी सदर्न स्टेट्स के साथ। उनका परसेंटेज शेयर इन न्यू लोकसभा जिसमें 850 सीट्स होने वाली हैं, उसमें उनका प्रोपोर्शनल नंबर जो है, उनका परसेंटेज शेयर जो है वो पहले के मुकाबले घट जाएगा। भले ही उनकी सीटें बढ़ेंगी, लेकिन यूपी बिहार के मुकाबले उनकी सीटों में इतना इजाफा नहीं होगा। समझे? सीटें बढ़ी लेकिन आवाज उनकी कम हो गई लोकसभा के अंदर। इस कंसेप्चुअल डिस्टिंक्शन को आप अपने एग्जाम में यूज कर सकते हो कि सदर्न स्टेट्स आर नॉट लूजिंग एब्सोल्यूट नंबर ऑफ सीट्स, बट दे आर लूजिंग प्रोपोर्शनल लेजिस्लेटिव वॉइस इन एन एक्सपेंडेड पार्लियामेंट। एक्चुअल परसेंटेज फिगर्स ऐड कर देना कि 7.18 से घटकर तमिलनाडु का परसेंटेज 5.88% हो जाएगा, यूपी का 14.73 से बढ़कर 16% प्लस हो जाएगा, ऐसे ही बिहार का हो जाएगा। समझे? यही मेजर समस्या है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की समस्या है, परसेंटेज शेयर की समस्या है। अब ये सारा कॉन्स्टिट्यूशनल का सिनेरियो तुमको समझ में आ गया होगा, ये सारी लोकसभा का सिनेरियो तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो जब 131st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आया जो कहता है कि भैया सीटों का नंबर 543 से बढ़ाकर 850 कर दो, 2011 के सेंसस के डाटा के अकॉर्डिंग डिलिमिटेशन कर दो, और उसके अंदर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और महिलाओं के लिए रिजर्व सीटें जो है उनको डिसाइड करने का पूरा क्राइटेरिया जो है वो भी डिलिमिटेशन कमीशन को दे दो, और ये अभी लागू कर दो, जल्दी जल्दी लागू कर दो, वेट करने की जरूरत नहीं है, 2027 के सेंसस के डाटा के इंतजार करने की जरूरत नहीं है। तो ओपोजिशन ने बोला कि भैया नहीं, सदर्न स्टेट्स ने बोला कि भैया कतई ही नहीं, हम इसके फेवर में नहीं हैं, क्योंकि इससे हमको घाटा होने वाला है। घाटा कहां होने वाला है सदर्न स्टेट्स को?
बेसिकली घाटा होगा सदर्न स्टेट्स को उनके फिस्कल फेडरलिज्म के अंदर। जो कमाता है उसे क्या मिलता है भारत के अंदर, सदर्न स्टेट जो कमाते हैं क्या उन्हें उनके प्रोपोर्शन में पैसा मिलता है भारत के अंदर, सवाल ये उठ जाता है। ठीक है, अब एक सेकंड के लिए ये सारा कॉन्स्टिट्यूशन वाला जो दुनिया है, जो जिसकी अभी तक हमने बात करी, डिलिमिटेशन वाली दुनिया, इससे बाहर आ जाओ, सब कुछ छोड़ दो। सोचो, अब सोचो एक जॉइंट फैमिली है, ठीक है, जिसमें बड़े भाई छोटे भाई सभी मिलकर एक जॉइंट फैमिली का हिस्सा है। बड़े भाई जो है, क्योंकि वो बड़े हैं तो ज्यादा कमाते हैं, छोटे भाई अभी छोटे हैं, पढ़ भी रहे हैं, साथ में डेवलप हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, तो वो कम कमाते हैं। लेकिन घर का बजट कौन डिसाइड करता है? घर का बजट डिसाइड करती है एक पूरी की पूरी कमेटी, जिसमें बड़े भाई और छोटे भाई सभी एक साथ मिलकर बैठते हैं। अब बड़े भाई हैं कम, छोटे भाई हैं ज्यादा, और कमेटी जो है वो फैसला करती है हेड काउंट के अकॉर्डिंग, यानी कि किसकी कितनी वॉइस है, किसके पास कितने कमेटी के अंदर वोट्स हैं, उसके अकॉर्डिंग। अब बड़े भाई कम है, छोटे भाई ज्यादा हैं, तो कमेटी में हमेशा कौन जीत जाता है? छोटे भाई जीत जाते हैं, क्योंकि उनकी आवाज कमेटी के अंदर ज्यादा है, बजट में उन्हें ज्यादा परसेंटेज हिस्सा मिल जाता है। बड़े भाई कमाते ज्यादा हैं, कंट्रीब्यूशन ज्यादा करते हैं, पर उनको कंट्रीब्यूशन जब कमेटी से जो उनको पैसा मिलता है, बजट से जो उनको पैसा मिलता है, वो कम मिलता है। छोटे भाई कमाते कम है, देते कम है, कंट्रीब्यूशन कम करते हैं, पर जब बजट से पैसा निकलना होता है तो छोटे भाइयों को ज्यादा पैसा मिल जाता है। ठीक है, यही इंडिया की फिस्कल फेडरलिज्म की कहानी है। टैक्स कलेक्शन और डिवोल्यूशन के अंदर यही भारत के अंदर चल रहा है। देखो, भारत में सेंट्रल टैक्सेस होते हैं, इनकम टैक्सेस होते हैं, जीएसटी के अंदर भी सेंटर का अपना खुद का एक पोर्शन होता है। सेंटर फिर कॉर्पोरेट टैक्स भी लेती है, बड़े सारे टैक्स जो है वो सेंटर कलेक्ट करता है भारत के अंदर। फिर जितने भी पैसे सेंटर ने कलेक्ट किए हैं, फाइनेंस कमीशन एक फॉर्मूला लेकर आता है, और उस फॉर्मूला के जरिए उनको स्टेट्स के अंदर कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है वो डिसाइड कर दिया जाता है। और इस डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला में पॉपुलेशन एक की क्राइटेरिया है। अब देखो कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है। जो सदर्न स्टेट्स है ना, जैसे कि हमारा कर्नाटका है, हमारा तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, केरल है, ये जितने भी हमारे सदर्न स्टेट्स है ना, ये सभी के सभी पैसा तो सबसे ही आ रहा है, हर स्टेट से भी आ रहा है। ये सदर्न स्टेट जो है, ये जितना पैसा सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को दे रहे हैं, उसके बाद जितना पैसा इनको मिल रहा है वो प्रोपोर्शन में कम है। ठीक है, ये स्टेट्स, सदर्न स्टेट्स नेशनली हाई रियल जीएसडीपी जनरेट करते हैं, ये सेंट्रल टैक्सेस में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन जब रीडिस्ट्रीब्यूशन होती है तो इनको जो वापस पैसा मिलता है अपनी कंट्रीब्यूशन के प्रोपोर्शन में कम मिलता है। ठीक है, और यही मेजर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। मतलब ऐसा, इसको ऐसे समझो, मतलब आपके घर में एसी लगा हुआ होगा, जो जिसके घर में एसी लगा हुआ है, जो घर में एसी चलाता है, उसका बिजली का बिल ज्यादा आएगा। जब उसका बिजली का बिल ज्यादा आएगा तो वो एसी चलाना कम कर देगा। पड़ोस वाला व्यक्ति एसी चलाता ही नहीं है, पड़ोस वाले व्यक्ति का बिजली का बिल कम आता है। जब उसका बिजली का बिल कम आता है तो सरकार से उसको सब्सिडी मिल जाती है। यानी कि जो व्यक्ति सरकार को कमा कर दे रहा था, सरकार ने उसको पिनलाइज करके उससे ज्यादा बिल वसूला, और जो बेचारा कमा ही नहीं रहा था, सरकार को कुछ कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहा था, सरकार ने उसको सब्सिडी देकर उसको भला कर दिया। तो ऐसे में जो सदर्न स्टेट्स हैं वो ज्यादा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, बट बदले में उनको जो सेंट्रल डिवोल्यूशन से पैसा मिल रहा है वो जितना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं उसके कंपैरिजन के अंदर कम मिल रहा है। ठीक है, ये सारा मुद्दा जब 15th फाइनेंस कमीशन लागू होने वाला था, जब उसकी टर्म ऑफ रेफरेंस डिसाइड हो रही थी, तब भी उठा, और अब जब 16th फाइनेंस कमीशन की टर्म ऑफ रेफरेंस उठ रही थी तब भी इसका मुद्दा उठा। सदर्न स्टेट्स का कहना था कि आप पॉपुलेशन को एज ए क्राइटेरिया मानते हो जब आप सेंट्रल डिवोल्यूशन की बात करते हो, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन जो है वो कम है, तो हमको उस पॉपुलेशन क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग सेंटर से कम पैसा मिलता है। तो 15वें 15th फाइनेंस कमीशन में भी मुद्दा उठा, 16th फाइनेंस कमीशन में भी मुद्दा उठा, और सदर्न स्टेट्स की तब भी डिमांड थी कि अगर पॉपुलेशन को एज ए क्राइटेरिया आपको मानना है तो आप 1971 के सेंसस के डाटा का इस्तेमाल करो, ना कि आप 2011 के सेंसस के डाटा का इस्तेमाल करो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 15 फाइनेंस कमीशन की टर्म ऑफ रेफरेंस में 15वें के भी, 16वें के भी 2011 के सेंसस का डाटा इस्तेमाल किया गया है, लेकिन इसके अंदर जो डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस है, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस जो सदर्न स्टेट्स की अच्छी है, उसका भी एक क्राइटेरिया जो है वो इस्तेमाल किया गया, ताकि सदर्न स्टेट्स की जो ग्रीवियंसेस हैं उसको दूर किया जा सके डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस के डाटा को इस्तेमाल करते हुए। लेकिन ग्रीवियंसेस कभी क्या आज तक भारत देश में किसी की दूर हो पाई हैं?
जी नहीं, कभी दूर नहीं हो पाई हैं। तो सदर्न स्टेट्स का कहना है कि भले ही डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस को आपने टर्म ऑफ रेफरेंस 15-16 फाइनेंस कमीशन में ऐड किया था, अब भी हमें उतना प्रोपोर्शनेट पैसा जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। ठीक है। और अब 2026 के बाद के सेंसस के साथ ये टेंशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल अर्थक्वेक भी बन गई है, क्योंकि जब सीट्स बढ़ेंगी पॉपुलेशन के हिसाब से और डिवोल्यूशन फॉर्मूला भी पॉपुलेशन पर ही बेस्ड होगा, तो डबल डिसएडवांटेज होगा सदर्न स्टेट्स के लिए। एक तो ये इकोनॉमिक लेयर, इनका पैसा जो डिवोल्यूशन से मिलना है वो कम हो जाएगा, और दूसरा इनकी जो डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री वॉइस है वो भी कम हो जाएगी। ये थी मेजर समस्या, समझे। अब जो डेमोग्राफिक डेस्टिनी है, ये पूरे के पूरे फ्रेमवर्क की, नॉर्थ वर्सेस साउथ की, इसको थोड़ा अलग तरीके से समझने का काम करते हैं। कुछ नंबर्स देखते हैं इस पर्सपेक्टिव के साथ कि ये नंबर्स पावर को कैसे रीशेप करने का काम करेंगे अगर डिलिमिटेशन हो जाती है तो। अब देखो, अगर अपन 1971 की पॉपुलेशन की बात करें, 1971 की पॉपुलेशन की, ठीक है, जस्ट गिव मी ए मिनट। तो 1971 की देखो, एस्टिमेटेड फिगर की बात करेंगे अपन, एस्टिमेटेड फिगर की बात करेंगे हम, जो है वो एग्जैक्टली फिगर की बात नहीं कर रहे हैं कि 2 करोड़ 5 लाख था तो 5 लाख को भी ऐड करें, या 3 करोड़ 10 लाख था तो 10 लाख को भी ऐड करें। हम अप्रोक्सीमेट बात कर रहे हैं। 1971 की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो यूपी और बिहार की जो आबादी थी वो भी लगभग 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 अप्रोक्सीमेटली 15 करोड़ थी। और जो हमारे सदर्न स्टेट्स हैं, इनकी जो आबादी है, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश, 1971 में इन चारों की आबादी भी लगभग लगभग 15 करोड़ ही थी। लेकिन अगर अपन 2011 की पॉपुलेशन का डाटा देखें तो अब यूपी और बिहार की आबादी जो है वो 35 करोड़ हो गई है बढ़कर, जबकि सदर्न स्टेट्स की जो आबादी है वो बढ़कर हुई है मात्र 25 करोड़। यानी कि इनके बीच एक मैसिव डाइवर्जेंस अपने को देखने को मिलता है, लगभग 10 करोड़ का डाइवर्जेंस हमको देखने को मिलता है। यानी कि इन 10 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए यूपी और बिहार के अंदर ऑब्वियसली लोकसभा की ज्यादा सीटें होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। सबको अपनी जो वॉइस है वो पार्लियामेंट तक पहुंचाने का अधिकार है। लेकिन सदर्न स्टेट्स इसमें नेगेटिवली पीनलाइज हो रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी आबादी को 15 से 35 करोड़ होने नहीं दिया, समझे। अब सोचो, डिलिमिटेशन के बाद लोकसभा की सीट्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगी, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगी। ऑब्वियसली सदर्न स्टेट्स को कम जाएंगी, नदर्न स्टेट्स को ज्यादा जाएंगी। और ऊपर से अभी जैसे अगर अपन टोटल फर्टिलिटी रेट की बात करें, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अकॉर्डिंग बिहार की जो टोटल फर्टिलिटी रेट है 2.8 से 3.0 के बीच में पड़ती है, कहीं जाकर 2.8 भी है कुछ रिपोर्ट्स में, 3.0 भी है कुछ रिपोर्ट्स में, अपन एवरेज मान लेते हैं चलो। और केरला की टोटल फर्टिलिटी रेट कितनी है? 1.8 है। और टोटल फर्टिलिटी रेट कितनी होती क्या है? टोटल फर्टिलिटी रेट वो रेट जिसके ऊपर कोई भी पॉपुलेशन अपने आप को रिप्लेस कर सकती है, उसको अपन रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी रेट बोलते हैं। जो कितना होता है? रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी रेट होता है 2.1। केरला का टोटल फर्टिलिटी रेट रिप्लेसमेंट लेवल से भी कम है, 2.1 से कम होकर 1.8 है, जबकि बिहार का अभी भी 3.0 है। मतलब बिहार में अभी सरकार को अपने हेल्थ के ऊपर, सोशल सेक्टर के ऊपर, ठीक है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को घटाने के लिए, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को घटाने के लिए ज्यादा पैसा खर्च करना है। तभी जाकर महिलाओं का सशक्तिकरण, विमेन एम्पावरमेंट करनी है, कॉन्ट्रासेप्टिव्स प्रोवाइड करने हैं, तभी कहीं जाकर बिहार के अंदर भी हालात सुधरेंगे और टोटल फर्टिलिटी रेट रिप्लेसमेंट लेवल के बराबर या उससे कम आ पाएगा। केरला का कहना है कि भैया तो हम तो ये कर चुके हैं, हम ये इसलिए कर पाए क्योंकि हमने सोशल सेक्टर और हेल्थ इंडिकेटर्स के ऊपर खूब सारा पैसा खर्च किया। अगर अब हम वो पैसा खर्च करना बंद कर देंगे, हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अगर उस तरीके से काम नहीं करेगा जैसे पहले काम करता था, तो हमारी भी तो फर्टिलिटी रेट दोबारा बढ़ जाएगी। तो पैसा तो हमको भी चाहिए इसको मेंटेन करने के लिए। बिहार का कहना है कि हमको पैसा चाहिए केरल जैसा बनने के लिए। डिमांड दोनों की है, दोनों को, सदन हो नदन हो, पैसा सभी को चाहिए, सभी की लेजिटिमेट डिमांड है, ठीक है, समझे। तो ये सिर्फ नॉर्थ वर्सेस साउथ नहीं है, ये इससे थोड़ा और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। अब अपन इसमें थोड़ा एक और डीपर लेयर को खोलने का काम करते हैं, ठीक है, इसमें एक और डीपर लेयर को हम ओपन करने का काम करते हैं। देखो, ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले क्या, एक चीज समझ लेते हैं हम। देखो, सिर्फ नॉर्थ वर्सेस साउथ का ये डिबेट नहीं है, ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स इशू है। जैसे मैंने आपको बताया, नॉर्थ में भी कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो फैमिली प्लानिंग में आगे हैं। हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, ये पहाड़ी स्टेट्स भी सिमिलर कंसर्न्स रखते हैं।
वो भी इस डिबेट के अंदर स्टेक होल्डर है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कई सभी स्टेट्स जो हैं उनका जो टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो रिलेटिवली हाई है, लेकिन वो ऑलरेडी आर्टिकल 371 वाले स्पेशल प्रोविजन से प्रोटेक्टेड हैं। उनकी सिचुएशन जो है वो स्ट्रक्चरली अलग है। ये सिर्फ डेमोग्राफी का मामला नहीं है, गवर्नेंस कैपेसिटी का भी मामला है। सदर्न स्टेट्स में लिटरेसी हायर है, हेल्थ आउटकम्स बेटर है, पर कैपिटा इनकम भी हायर है। ये सारी चीजें आपस में इंटरकनेक्ट हो जाती हैं और आकर विमेन रिजर्वेशन के साथ जुड़ती हैं और एक सर्कल को कंप्लीट करने का काम करती हैं। ठीक है, अब देखो 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में विमेन रिजर्वेशन सेंसस लिंक्ड है, क्योंकि रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज की आइडेंटिफिकेशन के लिए कॉन्स्टिट्यूएंसी बाउंड्रीज पहले कंफर्म आपको करनी पड़ेंगी, और बाउंड्रीज तब कंफर्म होंगी जब डिलिमिटेशन होगी। मतलब विमेन रिजर्वेशन इफेक्टिवली डिले है जब तक सेंसस प्लस डिलिमिटेशन नहीं हो जाता, और जब डिलिमिटेशन होगी तो वो भी तो एक दो मुही तलवार है। एक तरफ महिलाओं को फाइनली उनका हक मिल जाएगा पार्लियामेंट के अंदर, और दूसरी तरफ सदर्न स्टेट्स का प्रोपोर्शनल वेटेज जो है वो घट जाएगा। लेकिन हाँ, 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ओबीसी महिलाओं के लिए कोई अलग रिजर्वेशन नहीं दिया गया है। 33% विमेन कोटा जो है वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब रिजर्व सीट्स में तो इंक्लूड किया जाएगा, लेकिन ओबीसीज के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि ओबीसीज के लिए वैसे भी लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के अंदर कोई रिजर्वेशन हमारा संविधान देता भी नहीं है। बट हाँ, ये पॉलिटिकली कंट्रोवर्शियल जरूर है, और 2034 में अगर ये बिल लागू होगा, विमेन रिजर्वेशन लागू होगा, तो ये ओबीसी वाला मुद्दा जो है वो जरूर तूल पकड़ेगा, और तब भी शायद विमेन रिजर्वेशन को लागू करने के बारे में एक नई अड़चन हमारे सामने आकर खड़ी हो जाए कि पहले ओबीसी महिलाओं को भी इसके अंदर इंक्लूड करो, नहीं तो हम इसको लागू नहीं होने देंगे। तो तैयार हो जाओ, अभी से ही भविष्यवाणी कर रहा हूं, 2034 में दोबारा एक नया मुद्दा आपको देखने को मिलेगा। चलो, ये सब कुछ समझ में आ गया। अब इसके पॉसिबल सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं, फ्यूचर सिनेरियोस क्या हो सकते हैं, एक एक करके अपन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, 131st अमेंडमेंट बिल तो गिर गया, लेकिन कन्वर्सेशन खत्म नहीं हुई है उसके रिलेटेड। पॉसिबल पाथ्स क्या हो सकते हैं? सबसे पहला पॉसिबल पाथ हो सकता है रिवाइज्ड डिवोल्यूशन फॉर्मूला। पहला पाथ हो सकता है रिवाइज्ड डिवोल्यूशन फॉर्मूला। ठीक है जी, इसमें क्या कर सकते हैं हम? रिवाइज्ड डिवोल्यूशन फॉर्मूला के अंदर हम एक नई तरीके से फाइनेंस कमीशन अपना फॉर्मूला रिफॉर्म करे, पॉपुलेशन के साथ साथ डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन, रियल जीएसडीपी और जियोग्राफिक साइज को भी मीनिंगफुल वेटेज दी जाए। स्टेट्स जो हेल्थ, एजुकेशन, जेंडर इक्वेलिटी और एनवायरनमेंट में अच्छा परफॉर्म करते हैं उनको ज्यादा डिवोल्यूशन मिले। ये एकेडमिकली डिस्कस्ड सॉल्यूशन है, इंप्लीमेंटेशन इसकी पॉलिटिकली डिफिकल्ट है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली फिजिबल है, इसको हम लागू कर सकते हैं। ठीक है, यही हमारा सबसे मेजर वे फॉरवर्ड जो है वो होने वाला है। इसमें हम क्या कर सकते हैं? इसमें हम कर सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कि हम क्या करें, हम नया रिवाइज्ड फॉर्मूला फाइनेंस कमीशन के अंदर लेकर आए। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं? हम दूसरी चीज जो कर सकते हैं दैट इज डीकपलिंग। दूसरी चीज जो हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं दैट इज डीकपलिंग। डीकपलिंग किसकी डीकपलिंग? सबसे ज्यादा डिस्कस सॉल्यूशन 131st अमेंडमेंट बिल के गिरने का मेन रीजन ही यही था। ओपोजिशन लीडर का सीधा डिमांड था विमेन रिजर्वेशन को एग्जिस्टिंग 543 लोकसभा की सीट्स के अंदर ही इंप्लीमेंट कर दो। सेंसस का वेट मत करो, डिलिमिटेशन का वेट मत करो, पार्लियामेंट अपनी करंट कॉन्स्टिट्यूएंसी स्ट्रक्चर में ही रोटेशन मैकेनिज्म क्रिएट कर दे। टेक्निकली ये डुएबल है, पॉलिटिकली रूलिंग साइड शायद इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी अभी। ठीक है, डीकपलिंग कैन बी सेकंड सॉल्यूशन। तीसरा सॉल्यूशन क्या हो सकता है? एक्सपेंडेड पार्लियामेंट विद फ्लोर प्रोटेक्शन। पार्लियामेंट की सीट्स बढ़ाओ, लेकिन सदर्न स्टेट्स को मिनिमम सीट की गारंटी दे दो कि इसके नीचे आपकी सीट्स की रिप्रेजेंटेशन जो है वो हम जाने नहीं देंगे। सेंटर ने ऑलरेडी क्लैरिफाई किया था इस पूरी डिबेट में कि अगर 850 सीटें हम बढ़ाने वाले हैं तो इसमें सभी स्टेट्स की रफली 50% सीट्स की इंक्रीज हम करके देंगे। लेकिन सदर्न स्टेट्स को यह मंजूर नहीं था, क्योंकि अगर यूपी की आबादी, यूपी की सीट्स 80 हैं तो उसका 50% 40, यानी कि यूपी की सीटें बढ़कर 120 हो जाएंगी। जबकि तमिलनाडु की सीट्स 39 है तो उसकी 50% सीट बढ़ाओगे तब भी जाकर वो 58 हो पाएंगी, यानी कि पिछली वाली उत्तर प्रदेश की सीटों से भी वो कम रह जाएगी। तो इसको किया तो जा सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए किया तो जा सकता है, लेकिन सदर्न स्टेट्स के साथ कंसेंसस बनाकर आपको चलना पड़ेगा। एक सॉल्यूशन और इसका हो सकता है, ये तो फ्लोर प्रोटेक्शन हमने बात कर लिया, एक सॉल्यूशन इसका और हो सकता है राज्यसभा को आप रिफॉर्म कर दो।
एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म कर दो, राज्यसभा को रिफॉर्म करो ताकि वो यूएस सेनेट की तरह सब स्टेट्स को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे रिगार्डलेस ऑफ किसी भी स्टेट की पॉपुलेशन। इस तरह लोकसभा में पॉपुलेशन बेस्ड जो टिल्ट है वो बैलेंस हो जाएगा राज्यसभा की इक्वल स्टेट वॉइस के अंदर से। ये लॉन्ग टर्म है, स्ट्रक्चरल है, पॉलिटिकली सबसे डिफिकल्ट यही है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली बात करें तो ये पास हो सकता है राज्यसभा के, अगर हम इसके अंदर सीटें बढ़ाकर राज्यसभा के अंदर सभी स्टेट्स को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। इसके अलावा हमको क्या करना चाहिए, हमको इंटर स्टेट काउंसिल जो है, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इंटर स्टेट काउंसिल जो अभी तक ज्यादा एक्टिव नहीं रहा है, उसे एक जेन्युइन फेडरल निगोशिएटिंग प्लेटफॉर्म हमको बनाना होगा। साउथ नॉर्थ डायलॉग इंस्टीट्यूशनलाइज हमको करवाने होंगे, कंसेंसस बिल्डिंग हमको करनी होगी, फेडरलिज्म को सपोर्ट हमको करना होगा, उसके लिए हमको इंटर स्टेट काउंसिल को एक्टिवेट करना होगा। ये भी एक सॉल्यूशन जो है वो हो सकता है। तो ये समझ में आया सारा, कैसे सारा का सारा सिस्टम जो है वो चल रहा है भारत के अंदर, कैसे विमेन रिजर्वेशन बिल दूसरी चीजों के साथ जोड़कर पेश किया गया, समझा। आज हमने देखा कि विमेन रिजर्वेशन बिल के पीछे कितनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल और फेडरल कहानी छिपी हुई है। हमने समझा 42nd 84th अमेंडमेंट ने ये फ्रीज क्यों लगाया था और वो फ्रीज अब पिघलने के कगार पर क्यों आया। हमने देखा कि सरकार ने एक बोल्ड मूव खेला, 3 बिल सरकार लेकर आई, 850 सीट्स करने का प्रपोजल रखा लोकसभा की, 2011 के सेंसस से डिलिमिटेशन करवाने की सरकार ने बात करी, 2029 में ही विमेन रिजर्वेशन को लागू करने की बात करी, एक कंप्लीट विजन था सरकार के पास, और फिर 18 अप्रैल 2026 को वो विजन फ्लोर के ऊपर ढेर हो गया। 298 वोट्स मिले, 352 वोट्स चाहिए थे। हमने देखा कि सदर्न स्टेट्स का इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन और उनका पॉलिटिकल पावर दोनों साइमल्टेनियसली अनबैलेंस्ड है। सदर्न स्टेट्स इकोनॉमिकली ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं और पॉलिटिकली कम रिप्रेजेंटेटेड हैं, और ये टेंशन अब सबसे ज्यादा विजिबल जो है वो देश के अंदर हो रही है। एंड महिलाओं का रिजर्वेशन कागज पर आ गया है, हाथ में नहीं आया है। सदर्न स्टेट्स की चिंता वैलिड है लेकिन अनरिजॉल्व्ड है। आगे का रास्ता पार्लियामेंट के पास है, लेकिन अभी हमारे पास भी इसका आंसर नहीं है। स्टोरी खत्म नहीं हुई है, अभी भी ये स्टोरी बन रही है, और तुम एक फ्यूचर ऑफिसर के तौर पर इसको अगर समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, और तुम जो सीधा एंड पर आए हो स्क्रॉल करके, तो भाइयों बहनों बच्चों स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स, तुम 298 एमपीज की तरह हो, एफर्ट तो कर रहे हो पर थ्रेशहोल्ड नहीं पकड़ पाए हो। वापस जाओ, पूरी वीडियो देखो। एग्जाम नहीं, अभी एग्जाम नहीं है, लेकिन एग्जाम में काम जरूर आएगी। और अगर ये पूरी वीडियो पूरा लेक्चर समझ में आया, अच्छा लगा, तो इसको लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, खासकर उनके साथ जो एग्जाम दे रहे हैं। एंड अगर अभी तक परचम क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस चैनल के ऊपर ऐसी डीप डाइव्स बातें आती रहेंगी। ठीक है, मेरा नाम है राही मेहता, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, पढ़ते रहो और याद रखो, हिस्ट्री सिर्फ पास्ट नहीं है, ये आज भी बन रही है। बाय बाय।